बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वरासत के मुतल्लिक दो सवालात हैं। ये दोनों सिचुएशंस बहुत कम कम आपके सामने आती हैं। एक तो ये है कि एक शख्स फौत हुआ और उसके वारसान में उसकी बेवा शामिल है। बेवा के अलावा उस मरने वाले के ना भाई हैं, ना बहनें हैं, ना उनकी औलाद है आगे। हाँ, उसकी फुप्पो, मरने वाले की फुप्पो, फुप्पो भी डायरेक्ट खुद मौजूद नहीं है बल्कि फूफी की औलाद मौजूद है, और दूसरी तरफ उस मरने वाले के मामू की औलाद मौजूद है। अब ज़ाहिरी तौर पे ये दोनों रिश्ते करीब के हैं, यानी मामू भी और फुप्पो भी ये दोनों करीब के रिश्ते हैं। इन दोनों की औलाद वो आपके फर्स्ट कज़न बनते हैं। लेकिन जब वरासत तक़सीम होने लगती है तो उस वक़्त ये दोनों रिश्ते बहुत दूर के रिश्ते बनते हैं। अगर आपके चचा का बेटा हो तो वो करीब का रिश्ता है, वो बिल्कुल हकदार बनता है, लेकिन फूफो का बेटा और मामू का बेटा ये हकदार नहीं बनते। यानी ये बन सकते हैं लेकिन बहुत कम ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि जिसमें इनको हिस्सा जाए। अब जो मौजूदा सिचुएशन है कि यानी मरने वाले की सिर्फ बेवा मौजूद है, तो ऐसी सूरत में तमाम जायदाद वो बेवा को मिल जाएगी। मामू के बेटे या फूफो के बेटे, उनको जायदाद में से हिस्सा नहीं मिलेगा। बेवा का हिस्सा होता है 1/4, चौथा हिस्सा बेवा को मिलता है अगर मरने वाले की औलाद नहीं है। तो वो तो इसको मिलेगा एज़ अ शेयरर, यानी इसका हिस्सा है। लेकिन बाकी जो 75% प्रॉपर्टी बचती है, दीगर कोई वारिस नहीं है क्योंकि मामू और फूफो के बेटे इनको जायदाद नहीं मिलती। तो ऐसी सूरत में वो 75% भी लौट के वो इसी खातून की तरफ आ जाएगी, यानी बेवा की तरफ। हाँ, अगर ये सिचुएशन ये होती कि ये बेवा भी मौजूद ना होती, तो फिर उन दोनों की तरफ जानी थी जायदाद, यानी फूफो के बेटों और मामू के बेटों की तरफ। बल्कि उसमें बेटियों को भी मिल जानी थी। तो बहरहाल वो सिर्फ उस सूरत में कि अगर बेवा मौजूद ना होती। अब आते हैं एक दूसरे सिनेरियो की तरफ। ये बेसिकली एक सवाल ही है जिसको मैं फिर आपकी सहूलत के लिए एक डिफरेंट अंदाज से पेश करने लगा हूँ कि एक शख्स फौत हुआ, फौत होने वाले के सिर्फ 2 भाई थे, बाकी कोई भी नहीं है, उसकी औलाद, बेवा वगैरह कोई भी नहीं है। उसके सिर्फ 2 भाई थे, वो दोनों भाई भी पहले फौत हो चुके हैं। अब उन दोनों भाइयों में से एक भाई की औलाद में सिर्फ 1 बेटा है, जबकि दूसरे भाई की औलाद में 4 बेटे हैं। अब एक भाई का 1 बेटा, दूसरे भाई के 4 बेटे। अब मरने वाला वो क्योंकि बाद में मरा है और उसके भाई पहले मर चुके हैं। ऐसी सूरत में अब जायदाद भतीजों में तक़सीम होनी है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा कि एक भाई जिसका एक ही बेटा है, आधी जायदाद उसको मिल जाए और आधी जायदाद उसको मिल जाए जिसके 4 बेटे हैं, बल्कि नहीं। जायदाद जब तक़सीम होनी है तो पाँचों भतीजों को एक जैसा ही समझा जाएगा, यानी देखा जाएगा कि अब जो मरा है उसके करीब तरीन रिश्तेदार कौन से हैं, वारिस कौन से हैं। तो उसके वारिस हैं क्योंकि भतीजे, और भतीजे कितने हैं? 5। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो 5 भतीजे 1 भाई में से हैं, 2 भाइयों में से हैं, 3 भाइयों में से हैं। वो भतीजे देखे जाएँगे कि 5 भतीजे हैं, हर भतीजे को बराबर हिस्सा मिलेगा, यानी 20-20% वो हर भतीजे को मिल जाएगा। इस तरह एक की औलाद के पास 80% चली गई प्रॉपर्टी, और एक की औलाद के पास जिसका एक ही बेटा था, उसके पास 20% चली गई। और हमने इसमें भतीजों को देखना है, यानी भतीजे जितने भी हैं उन सब में बराबर तक़सीम होनी है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो एक के 4 बेटे हैं और दूसरे का 1 बेटा है।